हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उदय सेन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 8 से रिलेटेड रहेगा। और हम देखेंगे कि इस एग्रीकल्चर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी बेनिफिट होने वाली हैं। काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, अगर आप एनसीईआरटी ओपन करते हो तो वहाँ पर इसमें जो सबसे पहली जो स्टोरी स्टार्ट होती है, वो स्टोरी कुछ बच्चों से स्टार्ट होती है। और वो स्टोरी बच्चों से ऐसे स्टार्ट होती है कि वो जा रहे हैं और फिर वहां पर एक क्या देखते हैं, वो फार्मर देखते हैं। और उस फार्मर को वो क्या ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं, हमें ये देखता है। तो वो फार्मर जो है, वो क्या कर रहा है, वो लैंड को टिल कर रहा है, ठीक है, टिलिंग द लैंड। और अब वो लैंड को जब टिल कर रहा है तो उसका क्या मतलब, वो लैंड को क्या कर रहा है, वो टिल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फार्मर है ना, वो जो नीचे उसकी जो फर्टिलिटी है उसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है लैंड को टिल करके। ये फर्टिलिटी क्या होता है कि जब लैंड के अंदर काफी ज्यादा मिनरल्स होते हैं, वो है ना, तो मतलब वो कैपेबल है, मतलब लैंड जो है पर्टिकुलरली वो क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए कैपेबल है, ठीक है ना। तो वहां पे उसने वो लैंड को जब टिल कर लिया तो उसके बाद उसने क्या किया, उस पर कुछ फसल हैं जो, यानी कुछ क्रॉप्स हैं जो, उनको जैसे फॉर एग्जांपल वीट, ठीक है ना, और मेज वगैरह, ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है। तो उसने क्या किया, इसको वहां पे कल्टीवेट किया। फिर उसमें कुछ अलग से भी ऐड उसने किया, एंड दैट वाज मैन्योर। और ये मैन्योर क्या होता है भैया? मैन्योर यानी कि पर्टिकुलर वो चीज जिससे कि हमारी जो जमीन है, जो सोइल है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। ऑलराइट, तो ये चीज है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, हम लोग जब ये सारे प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसमें क्या होती है, हार्वेस्टिंग होती है। तो भाई मेरे, अब क्या करेगा वो फार्मर, उसको हार्वेस्ट कर लेगा। और हार्वेस्ट करने के बाद फिर एक और प्रोसेस वो अपनाएगा। अब भाई वो कहाँ लेके जाएगा अपनी, जो उसने क्रॉप को कल्टीवेट किया है उसको सेल करने के लिए जाएगा। सेल कहाँ करेगा, वो करेगा मंडी में। और ये मंडी में सेल करने के बाद क्या होगा भाई, मंडी से भी तो कहीं जाएगी वो, मंडी में ऐसे थोड़ी रखा रहेगा वो। तो मंडी से वो जाएगी फैक्ट्रीज के अंदर, मतलब जो हमारी क्रॉप है, वीट वाली क्रॉप, ठीक है, फैक्ट्रीज में जाएगी। और ये फैक्ट्रीज से होते फैक्ट्रीज में क्या होगा भाई, यहाँ पे उसका होगा प्रोडक्शन। जो वीट आया है वो उसका जो फ्लोर बन गया ना, है ना, उसका जो फ्लोर बन गया, उसका अब क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। और उस प्रोडक्शन में क्या हो सकता है, तो या तो फार्मर जो सॉरी प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा, या तो ब्रेड बना देगा या बिस्किट बना देगा, और एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट जो कि पॉसिबल है फ्लोर से, वो बना सकता है। तो ये होगा, ठीक है ना। अब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस के अंदर कुछ चीजें आएंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है आपके लिए। वो क्या चीजें हैं, ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था आपका, ये डिपेंड करता है किन चीजों पर, हमारी इकोनॉमीज के सेक्टर्स पर। सेक्टर्स, अब ये सेक्टर्स क्या होते हैं इकोनॉमी के, वो समझिए। तो हमारे जो इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं वो 3 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन, इट इज प्राइमरी सेक्टर, ओके। सेकेंड वन, सेकेंडरी सेक्टर, ओके।
एंड थर्ड वन टर्शरी सेक्टर. एंड what these include. ओके, क्या भाई आता है इनमें? तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री आ जाएगी. ओके, या फिर एग्रीकल्चर वाला पार्ट आ जाएगा. ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कुछ इमेजेस के जरिए. ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये फार्मर प्राइमरी सेक्टर में आ गया है ना. यानी कि ये फार्मर पहले क्या करेगा, पहले उस जो आपने क्रॉप को कल्टीवेट किया था उसको हार्वेस्ट करेगा, फिर वो उसके बाद फिर यहाँ वो पहुँचेगी. ठीक है, फिर इसका प्रोडक्शन हो रहा है. मतलब यहाँ पे, मतलब ये फॉर एग्जांपल ये इमेज कुछ अलग तरीके से दिख रही है, बट यहाँ पे प्रोडक्शन से आप समझ लीजिए ये फैक्ट्री है बड़ी है ना, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है. और ये टर्शरी सेक्टर में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वगैरह आ जाता है ना, सारी सर्विसेज वगैरह, बैंकिंग वगैरह आ जाती है. तो ये सब कुछ इंक्लूड रहता है. ये रॉ मटेरियल आप देख पा रहे हैं ना. तो ये फर्स्ट वन है प्राइमरी, फिर प्रोडक्शन होता है सेकेंडरी में, फिर थर्ड वन में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आ जाता है. तो ये हमारा पूरा क्या होता है, ये पूरी इकोनॉमी वर्क करती है इन तीनों सेक्टर्स के ऊपर. ठीक है ना. ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमें देखिए. और इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया इज द एग्रीकल्चरल सोसाइटी, यू नो वेरी वेल. तो इंडिया में क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है. ठीक है, बट ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कम होती जा रही है. ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्स 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंक्लूड हैं किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में. ठीक है ना. और अब ये जो एग्रीकल्चर डिपेंड करता है किन चीज़ों के ऊपर, वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस. अगर हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस और टोपोग्राफी फेवरेबल है ना, तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा ग्रो करेगा. और इंडिया के अंदर आप देखोगे तो काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है डोमिनेंस में है काफ़ी, है ना, क्योंकि इंडिया की लोकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है ना. लोकेशन जो है वो यूनिक है इंडिया की. दैट्स वाई अगर आप देख पाओगे तो काफ़ी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है. ठीक है ना, बहुत यूनिक पोजीशन पर है ना. दैट्स वाई अगर आप देखोगे तो ये एग्रीकल्चर यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना. तो ये देखा हमने. अब हम देखते हैं कि भाई ये फार्म सिस्टम कैसे चलता है, कैसे मतलब पूरा फार्मिंग होती है, सारी चीज़ें. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर फार्मिंग सिस्टम पे. उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि कुछ कल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा हमारे कुछ कल्चर भी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये आप एग्रीकल्चर देखोगे. ठीक है, आप पिसीकल्चर देखोगे, आप विटीकल्चर देखोगे, आप हॉर्टिकल्चर देखोगे, है ना, और आप सेरीकल्चर देखोगे. ये एग्रीकल्चर तो आपको पता है कि भाई जो पूरी क्रॉपिंग सिस्टम है, पूरा कल्टीवेशन जो क्रॉप का होता है वो एग्रीकल्चर में आता है. पिसीकल्चर में आप देखोगे तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री, मतलब यानी कि जो फिश रियर करते हैं लोग, वो पिसीकल्चर का पार्ट होता है. विटीकल्चर यानी कि जो आपका क्या नाम, जो ग्रेप्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें ग्रेप्स आ जाता है ना. दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो हॉर्टिकल्चर. तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, पूरी तरह से प्लांटेशन जो होता है ना, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सब का, तो वो उस वाले पार्ट में आता है. तो वो उसका पार्ट है, हॉर्टिकल्चर का पार्ट है. ठीक है ना. सेरीकल्चर जो होता है वो आपका रिलेटेड है सिल्क वॉर्म रियरिंग से, यानी कि हम लोग जो सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं वो सेरीकल्चर में आता है. ठीक है ना. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको देना चाहिए थी वो आपको मैंने दी. अब हम देखते हैं कि ये सारा जो फार्मिंग सिस्टम है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं. तो आगे बढ़ते हैं.
देखिए नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम देखेंगे इनके डिफरेंट टाइप्स, जो कि बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानना, मतलब क्योंकि इसमें टाइप्स में आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से फार्मिंग की जाती है, ठीक है ना। फर्स्ट जो टाइप है वो है आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग देखते हैं डिटेल में क्या होता है। सेकंड वन जो टाइप है वो है आपका कमर्शियल फार्मिंग। डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में? डिफरेंस ये रहेगा कि ये जो फार्मिंग होती है सबसिस्टेंस, ये जो होती है ये स्मॉल स्केल पर हो सकती है, स्मॉल स्केल पर रहेगी, या फिर बहुत दूसरे तरीके से सिर्फ अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए फार्मिंग की जाती है। और ये जो रहती है कमर्शियल फार्मिंग, इट इज फॉर बिजनेस पर्पसेस। ऑलराइट, तो फर्स्ट हम बात करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग की। तो देखिए सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग में हम देखेंगे तो इसमें भी फर्दर टाइप्स हैं। फर्स्ट जो टाइप है आपका वो है आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा जो टाइप है वो आपका है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अब ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? तो जो इंटेंसिव होती है वो डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड पे की जाती है, मतलब हम लोग ने डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट स्मॉल प्लॉट्स, ओके, और सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अगर देखें तो लेबर्स यहाँ पे काफी सारे होते हैं, ठीक है। लेबर्स काफी सारे रिक्वायरमेंट हमें जरूरत पड़ती है, और मतलब अलग, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज रहती हैं तो वो उस तरह से कई सारी फैमिलीज एक साथ यहाँ पे काम करेंगी, ठीक है ना। क्लाइमेट जो कि मतलब डिपेंड रहते हैं यहाँ पे, मतलब मौसम के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हालांकि क्लाइमेट और यहाँ पे मौसम अलग अलग चीज़ें हैं थोड़ी सी, बट यहाँ पे जनरली आप समझिए कि क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा रहती है, ठीक है। सनशाइन के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, मतलब सनलाइट तो रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स मेनली लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जो राइस वगैरह है, वीट वगैरह, वो इसमें मेन क्रॉप्स रहेगी, ठीक है। राइस, वीट वगैरह, मेज वगैरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्रॉप रहेगी, पल्सेस वगैरह, ठीक है। तो ये, और ये जो फार्मिंग की जाती है मोस्टली वो पॉपुलेटेड एरियाज की तरफ, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं उन एरियाज के अंदर इस फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। जो आपका कौन सा रीजन हो जाएगा, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में अगर बात करें तो वहाँ पे ये काफ़ी पॉपुलेटेड रहती है, सॉरी मतलब काफ़ी पॉपुलर रहती है, ठीक है ना। साउथ रीजन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे ये मेनली प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है ना। तो ये इंटेंसिव हो गया। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें आती है। तो एक तो आपका होता है, वो रहता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है देखते हैं हम। और एक तो रहता है नोमैडिक फार्मिंग, और नोमैडिक हर्डिंग बोल सकते हैं, हर्डिंग बोलेंगे नॉट फार्मिंग, ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग, दोनों ही समझते हैं डिटेल में कि क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो हम बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के पास एक पर्टिकुलर लैंड होती है, उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, कल्टीवेट करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। अब लेकिन देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि हम लोग उस लैंड को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जो उस पे जो अनवांटेड मटेरियल रहता है, लाइक जिस पे जो छोटी छोटी ग्रासेस हैं, जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे से सारे हम लोग क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। कट करने के बाद उसको क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। और बर्न करने के बाद जो ऐश निकलती है उसमें से, उसको हम लोग क्या कर देते हैं,
पूरी तरह से स्प्रेड कर देते हैं, यहाँ चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है, मतलब ठीक है, अच्छे से बढ़िया। इसको दूसरा नाम भी बोला गया है, इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, तभी इसीलिए अलग अलग एरियाज में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। झूम कल्टीवेशन मेनली इसको जाना जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा रीजन है वो। दूसरा जो अगर बात करें मेक्सिको की, तो मेक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और रॉका रॉका जो नाम से जाना जाता है वो ब्राजील के अंदर नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, नाम ठीक है, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करिएगा कि इसको हमने क्या करा, पहले कट करा, बर्न करा, फिर ऐश जो है उसकी वो पूरी तरफ स्प्रेड कर दी चारों तरफ, ठीक है। अब लैंड जो है वो पूरी तरह से फर्टाइल हो चुकी है। अब फर्टिलिटी यहाँ पे अच्छे से आ गई है, तो अब वो क्या करेंगे, लैंड को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्रॉप को कल्टीवेट करना स्टार्ट करेंगे। वो जो वीट जो सीड्स वगैरह है उसको भी यहाँ पे उसको सो करना स्टार्ट करेंगे। अब जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, बोल जब क्रॉप हमारी मैच्योर हो जाएगी। अब उसके बाद इस एरिया को जब वो हार्वेस्ट कर लेंगे, तो इस एरिया पे वो क्रॉप कल्टीवेट नहीं करेंगे, दोबारा से नहीं करने वाले हैं। फिर अब वो क्या करेंगे, अब वो शिफ्ट होंगे दूसरे लैंड पर। समझ पा रहे हो नेम से, तो शिफ्ट अब हुए जो दूसरे लैंड पर, वो सेम प्रोसेस जो यहाँ पे अपन ने किया अभी, वो सेम प्रोसेस उसको रिपीट करेंगे, एंड देन आफ्टर दे विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लैंड, then after they will further continue on the next land and they will shift on the first land again। तो आप देख पा रहे हो, तो 1 से 5 साल के बीच ये डिपेंड करेगा कि एरिया कितना बड़ा है, कितना टाइम लगता है जो आपने लैंड को पहले फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था उस एरिया तक पहुंचने में। और इस लैंड को जो काफी टाइम तक आपने छोड़ रखा ना ऐसे ही, उसको बोलते हैं फैलो लैंड। 1 से 5 साल तक के लिए जो आपने इस लैंड को खाली जो छोड़ रखा है ना, वो फैलो लैंड है, ठीक है। हालांकि सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी इसको बताया जा रहा है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये है। अब ये हमने सेम प्रोसेस हर एक लैंड के ऊपर हो रहा है ना, पर्टिकुलरली, और आपने जो फर्स्ट लैंड थी उसके ऊपर दोबारा से आपने आ चुके हो। अब तो इस ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो काफी टाइम तक लैंड क्या करेगी, अपनी फर्टिलिटी को ग्रैब कर लेगी अगेन, यानी कि इससे वो लैंड जो है वो खराब नहीं होगी, ठीक है ना, वेस्ट नहीं होगी वो लैंड, इसलिए दोबारा से उसको अच्छे से हम लोग लैंड पर कल्टीवेट कर पाएंगे। दैट्स वाई इसका ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस रहता है, ठीक है। अब हमने ये देखिए, आप जैसे इस तरह से यहाँ पे ये इमेज आप देख पा रहे हो, पहले इसको हटाई, सारी चीज़ हटाई, उसको बर्न किया, फिर कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर अब दोबारा से फिर वही न्यू साइकिल स्टार्ट हो गया, इस लैंड को छोड़ दिया, अब वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं हम लोग दूसरा पार्ट जो कि है नोमैडिक हर्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है? सॉरी फॉर दैट। नोमैडिक हर्डिंग समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से, बड़े ही अच्छे से, ठीक है। तो नोमैडिक हर्डिंग में बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट जो फार्मर रहते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव करते हैं इन द सेंस, नोमैड्स होते हैं ना, जो नोमैड्स, नोमैड्स क्या होते हैं भाई, जो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब हर्डिंग क्या होती है ना, अपने हर्डर्स के साथ, यानी कि जो उनके पर्टिकुलर जो एनिमल्स रहते हैं लाइक शीप वगैरह, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हर्डिंग हो रही है ना, हर्डर्स की बात करें, यहाँ पे खेती नहीं हो रही है, कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो बेसिकली एनिमल्स हैं उनके साथ वो मूव करते हैं, है ना। तो ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है मेनली, अब ये मूव क्यों करते हैं इस पे भी हम आते हैं अभी। तो मेनली कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, ये जो प्रैक्टिस की जाती है सेमी एरिड एरियाज के अंदर, आप देखोगे वहां की जाती है प्रैक्टिस, ठीक है। और जो आपके हिली एरियाज है वहां पर ये की जा सकती है, लाइक जो आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया इंडिया के अंदर, वहां आप देखोगे,
है ना। सेमी एरिड रीजन राजस्थान में आप देख सकते हो, सेंट्रल एशिया के अंदर देख सकते हो, सहारा डेजर्ट के आसपास देख सकते हो, है ना। मतलब सेमी एरिड और एरिड एरियाज, है ना। तो एरिड एरियाज मतलब वो जो सहारा डेजर्ट के पास वाला एरिया रहेगा वो, ठीक है ना। तो और ठंडे जो एरियाज है ना, वहां पर भी है ना, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उन इलाकों में ये प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसा क्यों, इन्हीं एरियाज के अंदर क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है ना कि भाई यहाँ पे सीजन जो उनके लिए सही है या नहीं, तो वो सीजन वाइज डिपेंड करेगा ना, है ना। इसलिए ये मूव कर जाते हैं। मान ली फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया के अंदर रेनफॉल है, तो रेनफॉल जहां होगी वो वहीं स्टे करेंगे, ठीक है ना। वहीं स्टे करेंगे, वहां से स्टे मतलब मेनली उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, है ना, वो कैसे वो लोग लेंगे? नहीं तो फिर वो मान ली एक सीजन में ये रिसोर्सेज उन्हें मिलते हैं जो मेनली उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं, बट दूसरे सीजन में उसको नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए मूव करना पड़ता है ना। इसलिए यहाँ से ये लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और ये जो फार्मिंग होती है, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि कौन क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी रहेंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होगी इसके अंदर। और अगर देखें तो ये मूव करते वक्त क्या करते हैं, अपने जो एनिमल्स हैं, शीप वगैरह, कैमल वगैरह, याक वगैरह, गोट्स वगैरह, है ना, इनको यहाँ पे ये लोग पालते हैं, है ना। और इनसे ये क्यों पालते हैं? क्योंकि इन्हें इनसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लाइक मीट वगैरह, मिल्क वगैरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनको मिल जाती हैं और ये इसको सेल करते हुए भी जाते हैं, मतलब यानी कि इनके पास जो एनिमल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो क्या करते हैं, कभी कभी अपने जानवर को भी बेचते हुए निकलते हैं लोग, मतलब सेल, रास्ते में जब मूव करते हैं ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो क्या करते थे, प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए जाते हैं, है ना। कभी शीप को बेच देंगे किसी को, कभी किसी गोट को बेच देंगे, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचते चलेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इन मतलब ये पूरा इसका प्रोसेस रहता है ना। तो ये आपका हो गया क्या नाम, नोमैडिक हर्डिंग, है ना। अब नेक्स्ट जो आता है आपका कमर्शियल फार्मिंग, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम बात करते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग की। कमर्शियल फार्मिंग भाई क्या होती है ये भी हम देख लेते हैं। कमर्शियल फार्मिंग जो की होती है वो बेसिकली, हम जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था, वो आपकी होती है फॉर बिजनेस पर्पस। ऑलराइट, इसको लार्ज स्केल पर किया जाता है, इसमें हैवी मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है ना, लार्ज स्केल इसको किया जाएगा मार्केट में सेल करने के लिए प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना। और बड़े ही इम्पोर्टेंट तरीके से, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे काम किया जाता है ताकि प्रॉफिट किया जा सके, है ना। और इसके अंदर जो मेनली जो फर्दर टाइप्स हमें डिस्कस करने हैं वो रहेंगे आपके ग्रीन फार्मिंग, एक तो ग्रीन फार्मिंग रहेगा, ठीक है ना। ग्रीन फार्मिंग देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको मिक्स्ड फार्मिंग, है ना। और प्लांटेशन, है ना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर या फिर प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है ना। तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन फार्मिंग। तो देखिए ग्रीन फार्मिंग क्या होता है। ग्रीन फार्मिंग क्या होता है देखिए, तो ग्रीन फार्मिंग में आप देखोगे तो मेनली जो ग्रेन होते हैं ना, ग्रेन्स लाइक व्हीट और आपका मेज, है ना, और भी कई सारे ग्रेन्स हो गए, उनमें हम लोग क्या करते हैं बहुत ही लार्ज स्केल पर कमर्शियल पर्पसेस के लिए। अभी हम लोग क्या कर रहे थे पिछले वाले में सब्सिस्टेंस फार्मिंग में कि भाई नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ चल जाए उतना बस खाली, बट यहाँ पे अपने लिए भी और साथ साथ बाजार में बेचने के लिए भी कमर्शियल पर्पस, है ना। कमर्शियल पर्पस के लिए बेचने के लिए हम लोग यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं पूरी तरह से। तो मेनली जो इसके जो कंट्री है वो अगर आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसको
प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। और देखें तो यूरोप के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है इसको, एशिया के अंदर, है ना, मतलब कॉन्टिनेंट है नॉट कंट्री, ये तो कॉन्टिनेंट है। तो इन कॉन्टिनेंट्स के ऊपर इसको यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। और कहाँ, मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर। टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होता है भैया, ये भी बता दीजिए। ओके, कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं हम लोग। टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि मान ली फॉर एग्जांपल ये जो अर्थ है, ठीक है, हालांकि मतलब इतना अच्छा नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेटर जो रीजन है, इक्वेटर के जो नज़दीकी एरियाज रहते हैं, है ना, उन एरियाज के अंदर इस वाले एरिया में जो ग्रासलैंड बनते हैं ना, टेम्परेट ग्रासलैंड है ना, मतलब तो रेनफॉल भी होती है अच्छी खासी, इस वजह से यहाँ पे ग्रासलैंड बनेंगे। तो ये सारे जो रीजन रहेंगे इक्वेटर के नज़दीक वाले रीजन, वहाँ पर इन जो फार्मिंग है, इस वाली फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाएगा, तभी होगी पॉसिबल, है ना, ठीक है ना। तो बहुत ही बड़े बड़े ग्राउंड्स के ऊपर इसको प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका क्रॉप्स है, ठीक है ना, क्रॉप्स हैं और जो लाइव स्टॉक है, ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है कि जो फूड वगैरह मतलब है क्रॉप्स में, जो हम मेनली जो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, और जो फॉडर वगैरह है वो एक ही पर्टिकुलर लैंड पर हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, यानी कि एनिमल्स के लिए, ठीक है ना, सॉरी ये लाइव स्टॉक होगा, ठीक है, यानी कि उस पे हम लोग पैस्चर लैंड, मतलब एक ही पर्टिकुलर लैंड पे एक ही फार्म रहता है, उसी फार्म के ऊपर हम लोग एनिमल्स भी रियर करते हैं, ठीक है। उनके लिए पैस्चर लैंड भी जो है वो आपका पैस्चर लैंड भी जो है वहीं वो अवेलेबल होता है उसी फार्म पर, ठीक है, मतलब यानी उनकी ग्रेजिंग के लिए। तो वो सारी चीज़ें एक साथ जो होती है, मतलब मिक्स फार्मिंग में करते हैं हम लोग, है ना, यानी कि एनिमल रियरिंग भी हो जाएगी, है ना, लाइफ स्टॉक जो रहता है, और हम लोग क्रॉप्स भी उसको कल्टीवेट कर लेंगे पर्टिकुलर लैंड पर, ठीक है, उनका जो फूड है वो भी वहीं पर अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। जो आपका पैस्चर लैंड होता है ना, बार बार पॉस्चर निकल रहा है मुझसे, पैस्चर लैंड होता है वो अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो इस ये आपका मिक्स्ड फार्मिंग हो गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो देखते हैं। तो नेक्स्ट है वो है प्लांटेशन। नेक्स्ट यानी कि अब जो हम दूसरा फार्मिंग का टाइप समझने वाले हैं, जो कि कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है, वो आपका प्लांटेशन है। प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही लार्ज फार्म होती है, मतलब लार्ज फार्म होता है, ठीक है, एक बड़ा सा एरिया रहता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत लार्ज स्केल पर प्लांटेशन करते हैं, ठीक है ना, मतलब यानी कि पर्टिकुलर किसी एक सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप रहेगी, उसको हम लोग कल्टीवेट करेंगे, है ना। अब प्लांटेशन बेसिकली कुछ ही क्रॉप्स का होता है पर्टिकुलर, जैसे टी प्लांटेशन होता है ना, बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं तो कॉफी प्लांटेशन होता है ना, बेवरेजेस क्रॉप है ये। और अगर हम बात करें शुगर केन की, तो वो भी एक पार्ट है, बहुत ही, है ना, बनाना हो गया, है ना। तो ये हो गया, कैश्यू हो गया, रबर हो गया, और भी हैं कई सारे जो कि प्लांटेशन का पार्ट होते हैं, यानी कि इनको किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को लिया जाता है और उसको बहुत ही लार्ज स्केल पर उसका प्लांटेशन कराया जाता है ना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो कि मतलब कहाँ बेसिकली ये फेमस है, जो कि प्लांटेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो रबर का प्लांटेशन होता है, वो रबर के लिए कौन सी एरिया है, कौन सा ऐसा एरिया है जो कि फेमस है, तो वो मलेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, है ना। कॉफी के लिए जो कि ब्राजील काफी फेमस है,
ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लांटेशन होता है किसका, कॉफ़ी का। टी जो है इंडिया काफ़ी फेमस है टी प्लांटेशन के लिए, इंडिया है ना हमारा जो कंट्री है वो, और श्रीलंका भी है ना, श्रीलंका हो गया। अब देखो ऐसा क्यों, आप भला आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है और काफ़ी कूल क्लाइमेट चाहिए होता है ना, रेनफॉल चाहिए होता है इन सबको। तो ये ऐसे एरियाज जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर अवेलेबल रहते हैं, है ना, तो इनको बहुत ये ज़रूरी पड़ता है ये वाला क्लाइमेट, दैट्स वाई। ठीक है ना। तो ये कुछ एरियाज हो गए जहाँ पे कि प्लांटेशंस इन सब के फेमस हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में। मेजर क्रॉप्स कौन सी, एक सेकंड ये रुकिए, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। ओके, तो मेजर क्रॉप्स में हम लोग देखते हैं कि भाई कौन कौन सी जो मेजर क्रॉप्स हैं मेनली वो यूज, मतलब हम डेली लाइफ में यूज करते हुए देखते हैं, और मतलब और देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग मेजर क्रॉप्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, राइस। राइस के बारे में बात करते हैं, तो राइस जो है वो पूरे वर्ल्ड की मेजर क्रॉप है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड सब लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। मेनली अगर बात की जाएगी जो इसका जो मेन स्टेपल एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस यूज में है, मतलब कंज्यूम किया जाता है लोगों के द्वारा, एंड दैट इज ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। अब ये कौन से एरियाज होते हैं वो बताते हैं आपको। तो अब आप देखोगे, देखिए ये जो इक्वेटर वाला रीजन है, ठीक है ना, इक्वेटर वाला जो रीजन रहता है ये इसके जो नज़दीकी एरियाज रहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब होती है। और इन एरियाज में राइस के लिए बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ सनशाइन डायरेक्ट आती है, सन है ना, सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, और ये एरियाज में रेनफॉल बहुत होती है ना, हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर। ठीक है, और एलुवियल सॉइल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है राइस को, है ना। एलुवियल सॉइल जो होती है वो बहुत ही क्ले सॉइल वाली, जो मतलब क्लेई सॉइल होती है, उस टाइप की सॉइल यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो ये हो गया, है ना। चाइना जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना, और उसके बाद इंडिया भी है। ठीक है ना। अगर आप इंडिया के अंदर देखो तो बंगाल जो वाला रीजन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन होती है। ठीक है, इंडिया में बंगाल के अंदर काफ़ी फेमस, है ना, ये एरियाज हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, मतलब होती है इन एरियाज़ के अंदर, ह्यूमिडिटी तो रहेगी, है ना। और देखा जाए तो सॉइल जो रहती है वो क्लेई सॉइल रहती है। ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो क्रॉप हम बात करते हैं वो वीट की बात करते हैं। तो वीट की बात करते हैं हम लोग। वीट क्या चीज़ है भाई, वीट तो पता ही सभी को वीट क्या है, बट लेकिन ये क्रॉप है जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, मतलब एक अच्छी क्रॉप है ना। तो देखिए मॉडरेट टेम्परेचर की इसमें ज़रूरत होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आप देखोगे तो मॉडरेट टेम्परेचर मतलब हम देख बात कर रहे हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की फेवरेबल कंडीशंस जो कि रिक्वायरमेंट है किसके लिए, वीट के लिए। तो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, इसको सनशाइन बहुत चाहिए होता है, ब्राइट सनशाइन। तो उन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा ये जो है फेमसली जो है कल्टीवेट किया जाएगा, जहाँ पे जो है सनलाइट आपकी आती है। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट सनशाइन रहती है यहाँ पे, तो उन एरियाज़ में ये आपकी पॉपुलर रहेगी। ठीक है। जिसमें लोमी सॉइल होती है, इसमें लोमी सॉइल, अब ये लोमी सॉइल क्या होता है, उस टाइप की सॉइल इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल, यानी कि जहाँ जिसमें पानी जो है आराम से
जा सके, वेल ड्रेन्ड सॉइल है ना, पानी जो है वो निकल सके, ये हो गया है ना। तो कौन सी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मतलब ये फेमस होता है, मतलब जहाँ वीट पॉपुलरली कल्टीवेट किया जाएगा, दैट इज यूएसए। यूएसए, कनाडा हो गया है ना, कनाडा हो गया, कनाडा यहाँ पे फेमस रहेगा काफ़ी, ये वाला, ये वाली क्रॉप जो है। अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना आपका, ठीक है। रशिया भी है, इंडिया भी है, और इंडिया के अंदर बेसिकली इसको विंटर के अंदर जो है किया जाता है, ठीक है ना। मिलेट्स देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हमारी है मिलेट है, ठीक है। देखिए मिलेट की बात करते हैं अगर, तो इसमें देख लेते हैं कि भाई क्या कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्या होगा, सारी चीज़ें है ना। तो मिलेट में जो हमें मेनली जो कंडीशंस रहती हैं वो किस टाइप की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें मिलेट की, तो ये काफ़ी कोर्स ग्रेन है, ठीक है ना, काफ़ी कोर्स ग्रेन है ये, मतलब यानी कि इसको मतलब ज़्यादा पानी वगैरह या फिर कुछ वैसा इरिगेशन बहुत ज़्यादा या फिर बोलें तो ये काफ़ी टफ है, मतलब हाई ऐसा, मतलब ऐसा कि सरवाइव कर जाएगा है ना, सूखे ड्रॉट एरियाज में भी सरवाइव कर जाएगा ये, ठीक है ना। लो रेनफॉल चल जाता है, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। सैंडी सॉइल, इसको सैंडी सॉइल जो रहती है मतलब इसमें ज़्यादा लैंड फर्टाइल होने की ज़रूरत भी नहीं है, तो सैंडी सॉइल में भी है, हो सकता है। अगर आप राजस्थान साइड जाओगे तो वहाँ पे ये काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर भी चल सकता है, मॉडरेट टेम्परेचर भी चल सकता है, तो हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर भी चल सकता है, ठीक है ना। रेनफॉल की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मिलेट्स के अंदर कौन कौन सी जैसे फसलें आती है, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, है ना, और आपका क्या नाम, रागी हो गया। इंडिया के अंदर बेसिकली ये वाली क्रॉप्स पॉपुलर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और जैसे इंडिया के अलावा दूसरे जो नेशंस हैं वो कौन कौन से, जैसे नाइजीरिया वगैरह हो गया, अगर आप इन साइड इस साइड जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ा रहता है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ पे हो सकता है ये आराम से, ठीक है ना। नाइजीरिया, चाइना वगैरह, तो ये भी एरियाज हैं जहाँ पे ये मिलेट्स काफ़ी पॉपुलर रहता है, ठीक है ना। ऑलराइट एवरीवन, सो नेक्स्ट अब बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है आपका मेज। मेज के बारे में समझ लेते हैं, इसको क्या होती है। ये भी कुछ हद तक जो है वो मिलेट जैसा ही है, इसमें मॉडरेट टेम्परेचर चल जाएगा, मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सनशाइन काफ़ी चाहिए होता है, सनशाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है ना। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए पड़ती है ना, जिसमें पानी आराम से बैठ सके, फर्टाइल सॉइल की नीड होती है। हाँ, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, वहाँ पे सैंडी सॉइल पढ़ा था हमने और यहाँ पे इसको फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। कंट्रीज अगर बात करें तो अमेरिका हो गया, अमेरिका, ब्राज़ील हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, इंडिया भी हो गया इसमें शामिल, और मेक्सिको हो गया। ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये क्रॉप फेमस है, जो कि मतलब कल्टीवेट की जाती है, मेज। नेक्स्ट क्रॉप की बात करते हैं। नेक्स्ट क्रॉप है हमारी कॉटन। कॉटन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप। देखिए अब कॉटन में आप देखोगे तो इसको किस टाइप की कंडीशन चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर, पहली चीज। तो उन एरियाज में जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है वो उन एरियाज के अंदर ये फेमस रहेगी, है ना। मेनली इसको कल्टीवेट किया जाएगा। हाई रेन नहीं, सॉरी, लाइट रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, मतलब ज्यादा इरिगेशन नहीं चाहिए इसको, ठीक है ना, मतलब पानी इतना नहीं चाहिए, लाइट रेनफॉल चलेगा, ठीक है।
और अगर बात करें तो 200 डेज जो इसके हैं उसको ब्राइट सनशाइन चाहिए पड़ता है, ठीक है ना। 200 ब्राइट सनशाइन, 200 डेज जो है उसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि इसको ना फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होता है, लगभग 10 डेज। अब ये फ्रॉस्ट क्या होता है, यानी कि इस पर जो वाटर वेपर्स होते हैं ना, जो मतलब फ्रीज कर जाते हैं, सब्लिमेट कर जाते हैं, सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है जब वाटर जो है वो अपना क्या नाम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आने लगता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे जब पहुंच जाता है ना, तो वाटर वेपर जमने लगते हैं। तो वाटर वेपर्स जब जमने लगते हैं तो वो सब्लिमेशन का प्रोसेस रहता है, ठीक है ना। तो वो उसको फ्रॉस्ट फ्री चाहिए होता है, यानी कि वो उस पर वाटर वेपर्स ऐसे नहीं पड़ने चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाए। तो उस वो मतलब फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए तकरीबन 10 दिन, है ना। तब जाके जो है ये क्रॉप अच्छी तरह से कल्टीवेट प्रॉपरली हो सकती है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं हम लोग सॉइल की, तो सॉइल इसको जरूरत पड़ती है वो ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है और एलुवियल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर तो ये होती ही है ना। इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर है, पाकिस्तान में भी पॉपुलर है, देखिए ब्राज़ील के अंदर भी पॉपुलर है, इजिप्ट के अंदर भी ये होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये फेमस है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्रॉप की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्रॉप है हमारी वो है जूट। जूट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप फॉर आवर नेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं ना, आपने सुना होगा गोल्डन फाइबर। जूट इज द गोल्डन फाइबर एवरीवन, ऑलराइट। तो गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। और दूसरी चीज अगर बात करें इसकी कंडीशंस जहाँ पे ये हो सकती है प्रॉपरली, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रहते हैं इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल एरियाज, बहुत ही हाई रेनफॉल की जरूरत पड़ेगी इस वाली क्रॉप को, दैट्स वाई एंड ये ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर ही हो सकती है पॉसिबल, ठीक है ना। देखें तो सॉइल इसमें किस टाइप की वो है, इसको एलुवियल सॉइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। एलुवियल सॉइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर, जैसे कि हमने बताया आपको कि ट्रॉपिकल एरियाज में देखो बारिश तो बहुत होगी ही होगी, इक्वेटर के नज़दीक जो एरिया रहते हैं, और साथ साथ वहाँ सनलाइट भी बहुत आ रही होती है, तो हाई टेम्परेचर भी, तो फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, है ना। ह्यूमिडिटी चाहिए होता है काफ़ी, बिकॉज ऑफ अब इसमें क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के नज़दीक है तो वो ह्यूमिडिटी तो होती है वहाँ पे, है ना। तो ह्यूमिडिटी भी इसको चाहिए होती है, तो ह्यूमिड एरियाज के अंदर ही ये क्रॉप पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर बात करें कंट्रीज़ की, तो वो इंडिया तो मेनली है ही नज़दीकी, ट्रॉपिक्स के नज़दीक, है ना। तो और बांग्लादेश, दोनों ही जो है वो लीडिंग कंट्रीज़ हैं फॉर दी जूट। ऑलराइट एवरीवन, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो कि मेजरली हमने डिस्कस करी हैं, ओके। तो अब बात कर लेते हैं जो कि हमारी क्रॉप्स हैं बेवरेजेस, यानी कि बेवरेज क्रॉप्स, यानी कि टी और कॉफी की, ओके। देखिए तो फर्स्ट जो हमारी बेवरेज क्रॉप है वो है कॉफी। कॉफी जो है वो कैसी कंडीशंस में कल्टीवेट होती है, तो वो वार्म क्लाइमेट होना चाहिए वहाँ पे, वार्म और वेट भी होने चाहिए, है ना। काफ़ी ज़्यादा मतलब बारिश पानी चाहिए होता है, वार्म एंड वॉट क्लाइमेट, वेट क्लाइमेट सॉरी। और वेल ड्रेन्ड सॉइल, है ना, सॉइल काफ़ी जो है पानी उसमें अच्छे से आ सके, है ना, मतलब निकल सके। और ब्राज़ील इसकी पॉपुलर बहुत है जो कि यहाँ पे होती है, मतलब ब्राज़ील के अंदर ये पॉपुलर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और कोलंबिया में भी ये फेमस है काफ़ी, ठीक है ना। तो मतलब ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे एरियाज़ के अंदर जो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर ये रहेगी, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर ये आपकी
फेमस रहेगी, ठीक है ना, कॉफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी। नेक्स्ट देखिए टी के बारे में बात करेंगे। टी जो है इसको कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है ना। आसाम के अंदर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर आसाम में होती है ना, तो वो एरियाज थोड़े से जो नॉर्दर्न साइड है ना, वो आपके कूल एरियाज के अंदर आते हैं। तो कूल क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। रेनफॉल तो चाहिए ही पड़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है और अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए होती है, ऑलराइट। और लोमी सॉइल चाहिए होती है ना, पहले भी डिस्कस करा था लोमी सॉइल के बारे में, वेल ड्रेन्ड सॉइल। और बात करें तो जेंटल स्लोप है ना, जो मतलब पहाड़ी इलाके में रहते हैं ना, वहाँ पे पहाड़ी इलाकों के अंदर ये क्रॉप मेनली रहेगी। जेंटल स्लोप की हमें आवश्यकता होती है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि पहाड़ी इलाके के अंदर ये होगी, ठीक है ना। मेनली जो कंट्रीज हैं इसमें वो आपकी इंडिया तो है ही, चाइना भी है ना, इंडिया, चाइना और आपका केन्या, ये रीजन्स हैं, कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे मेनली ये क्रॉप कल्टीवेट की जाती है। श्रीलंका भी हो गया, ठीक है ना, श्रीलंका इज ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द टी, ऑलराइट एवरीवन। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर क्रॉप्स राइट नाउ। अब हम बात करेंगे कुछ केस स्टडीज की, जो कि इंडिया और अमेरिका के बीच कंपैरिजन देखेंगे, मतलब किस टाइप की वहाँ पे सिचुएशन होती है। जैसे इंडिया के अंदर किस टाइप के फार्म होते हैं और अमेरिका के अंदर किस टाइप के फार्म होते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, उससे पहले एक और टॉपिक रह गया है, सॉरी फॉर दैट। इससे पहले हम बात करेंगे अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में, जो कि किस टाइप की हमें ज़रूरत पड़ती है डेवलपमेंट की एग्रीकल्चर में, है ना। तो ये देखते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। अब हमें डेवलपमेंट में किस टाइप का मतलब जो है रिक्वायरमेंट होता है कि अच्छे से जो है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सके, है ना। किससे मतलब ये रिलेटेड किस चीज से है, वो हमें ये एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली प्रोडक्शन से लिंक है ना, कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें, हम अपने जो एरियाज हैं एग्रीकल्चर के उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा फसलों को उगा सकें, है ना। उगा मतलब फसल तो ज्यादा से ज्यादा उगा ही सके, साथ साथ उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी भी इंक्रीज कर सके, हर चीज एक बेटर वे में कर सके ना, है ना। तो ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो कैसे होगा ये, अगर हम अगर बात करें तो इरिगेशन फैसिलिटीज अगर हम अच्छी रखेंगे अपने ना, प्रॉपर जो इरिगेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, रेनफॉल अगर अच्छे से नहीं हो रही है फिर भी हमारे साथ अगर हम पानी अच्छे से हार्वेस्ट करते हैं, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, पानी को जो है वो प्रॉपर वेस्ट नहीं होने देते हैं, प्रॉपर संभाल के रखते हैं, तो हम लोग इरिगेशन बेटर कर सकते हैं। डैम्स वगैरह कैनल्स वगैरह अच्छे से बनवाएं तो हम लोग जो है इरिगेशन को बेटर बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इन एरियाज के अंदर डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है ना। प्रॉपर फर्टिलाइजर्स जो है उनका होना बहुत ज़रूरी है ना। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स को बेस्ट तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो हम लोग ये जो क्रॉप है वो पूरी तरह से डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो बैलेंस होनी चाहिए नेचुरल फर्टिलाइजर्स की और केमिकल फर्टिलाइजर्स के बीच में, है ना। HYV सीड्स जो है उनका यूज़ करना, है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इनका यूज़ करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि हम जो है जल्दी से जल्दी क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकें, है ना। तो और ये चीज़ है ना, बेसिकली ये एक फोकस ऑफ एरिया ऑफ फोकस रहेगा हमारा, जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बात करते हैं अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, तो जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, वो ये है कि फूड सिक्योरिटी, है ना। फूड सिक्योरिटी जो है वो कंट्री के अंदर हो सके, यानी कि अगर हमारे पास जो है प्रॉपर फूड है, यानी कि मतलब प्रॉपर अमाउंट में फूड है हमारी कंट्री के अंदर, तो हम फूड सिक्योरिटी आराम से रख पाएंगे ना। मतलब ज़रूरत के वक्त अगर मान लीजिए किसी
समय बारिश नहीं हुई है, ठीक है, ड्रॉट पड़ गया है, फ्लड आ गई है, तो हमारे पास जो हमने पहले क्या नाम की अपना प्रोडक्शन किया है बहुत ज़्यादा, वो आने वाले समय हमारे फ्यूचर में वो एक बेटर रिजल्ट दे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। यानी कि हम लोग जो है अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे तो सरप्लस अमाउंट में फूड बचा रहेगा हमारे पास। इन दिस वे वी कैन improve the agricultural development, मतलब we can improve our facilities and then after we are able to secure our food. All right everyone, so this is the point. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरिजन की। तो भाई किस तरह से इंडिया के अंदर जो एक फार्म होता है और एक अमेरिका के अंदर एक फार्म होता है, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं इंडिया में जो फार्म होता है उसकी, यानी कि एक इंडिया में रहने वाला व्यक्ति या फार्मर कैसे काम करता है और एक यूएसए में रहने वाला व्यक्ति कैसे काम करता है, इसके बीच कंपैरिजन देखते हैं हम लोग किस तरह से। देखिए हम कहाँ हम लाई करते हैं, इंडियन जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वहाँ पे एक फार्मर की क्या पोजीशन है और एक अमेरिकन फार्मर की क्या पोजीशन है, आप समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए किसी भी XYZ एरिया के अंदर, यहाँ पे जैसे बुक के अंदर आपकी अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, गाजीपुर, उसमें एक छोटा सा गांव जो कि आदिलाबाद करके एक जगह है, उसकी अगर बात करें तो वहां पे एक मुन्ना लाल करके फार्मर रहता है, ठीक है, जो कि 1.5 हेक्टेयर लैंड पर अपनी जमीन को कल्टीवेट करता है। मतलब लैंड है उसके पास जो 1.5 एकड़ लैंड है, ठीक है, 1 एकड़ में अप्रोक्स 43,000 के आसपास जो है वो एरिया होता है, स्क्वायर मीटर एरिया, क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर मीटर, हाँ ठीक है ना। तो इतना एरिया लगभग उसके पास रहेगा, है ना, रहता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये एक प्रकार की केस स्टडी है, ठीक है। तो अब उस लैंड के अंदर पर्टिकुलरली वो किस तरह से काम करता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानना। तो हर साल लगभग वो HYV सीड्स खरीदता है, हर साल जो है वो HYV सीड्स खरीदता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है ना। और वो क्या करता है, मेनली जो क्रॉप उगाता है वो वीट और राइस ही उगाता है, ठीक है, या तो बीस उगाएगा, सॉरी वीट उगाएगा तो राइस, इनमें से या फिर पल्स, ये तीन उसकी जो मेजरली क्रॉप है वो कल्टीवेट करता है, ठीक है भाई। दूसरी जो चीज है वो एडवाइस लेता रहता है यहाँ वहां, मतलब कोई साइंटिफिक वे में काम नहीं कर रहा है, दूसरों से सलाह लेता रहता है, मतलब कोई ऐसी जानकारी वो कलेक्ट करता रहता है कि हाँ भाई किसी दोस्त से जानकारी ली, किसी नेबर से जानकारी ले ली, है ना। और दूसरी वो कभी कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं एग्रीकल्चर की, उनमें से भी ये सलाह ले लेता है, ठीक है ना। ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करता है, मतलब अपने पास वो जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो यूज़ करता है वो, मतलब अभी वो उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हार्वेस्टर वगैरह या फिर ट्रैक्टर या ड्रिलिंग मशीन्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। पुराने ज़माने में जो टूल्स इस्तेमाल हुआ करते थे वो उनका इस्तेमाल करता है, ऑलराइट। तो ये ट्रेडिशनल तरीके से काम करता है। अब जब पैसे की जब कमी होती है उसके पास, तो पैसे की जब कमी होती है तो वो कहाँ जाता है, वो बैंक के जाता है लोन लेने, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जाता है। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं कि ये हेल्प करने के लिए होती हैं, फार्मर्स वगैरह के लिए, लेबर्स के लिए, ठीक है ना। हर बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग जो है सेक्शन के लोगों को हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो कभी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले लेता है, कभी बैंक से लोन ले लेता है, ठीक है ना, क्रेडिट या फिर लोन जो भी कह सकते हैं। तो वो इस तरह से अपने लाइफ को फार्मर जो है वो व्यतीत करता है, यानी कि मतलब काफ़ी नॉर्मल लाइफ जो है वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे उसकी कंडीशंस या फिर उसकी लाइफ जो है वो चल रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं अमेरिका में एक जो फार्म है वो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं। तो दोस्तों देखिए बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के अंदर कोई फार्मर किस तरह से जो है अपने फार्म को
क्या करता है, मैनेज करता है। देखिए, तो बेसिकली जो क्या बोलते हैं, एक अमेरिका के अंदर रहने वाला कोई फार्मर जो है, उसके पास जो मिनिमम लैंड होती है वो लगभग 250 हेक्टेयर के आसपास। पहली बात तो ये। अब उसमें वो क्या करता है कि उसके अलावा उसको कई सारी, मतलब इस पर्टिकुलर वो जो फार्मर है उसके पास जो लैंड है उस पर बहुत सारी टाइप की क्रॉप्स कल्टीवेट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल कॉर्न हो गया, है ना, सोयाबीन हो गया, और आपका वीट हो गया, ठीक है, और क्या नाम, कॉटन हो गया। तो ये सारी चीजें वो कल्टीवेट करता है। मतलब कोई भी पर्टिकुलरली एक फार्मर रहेगा कि मतलब इनमें से कोई भी क्रॉप कर सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई यही एक करेगा, सब तो कोई भी कर सकता है ना। तो जो हॉर्न करके एक पर्सन, एक आपके जो एग्जांपल दिया गया है, वो क्या करते हैं, देखिए, उन जनाब के पास जो है वो 300 हेक्टेयर के आसपास जमीन है, जो कि बहुत ज्यादा है ना। अगर इंडियन फार्मर्स कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा है ना। इतनी जमीन तो होती ही नहीं है हमारे लोग के पास। मतलब किसी एक पर्टिकुलर आम इंसान के पास जो इंडिया के अंदर फार्मर है उसके पास तो इतनी जमीन होना बहुत ही मुश्किल है ना। और वो क्या करता है, वो कॉर्न जो है कल्टीवेट करता है, और वो कॉर्न जो है, उस कॉर्न को वो ऐसे कल्टीवेट नहीं करता, मतलब कल्टीवेट कर दिया, उसने पहले जांच पड़ताल करी है पूरी की पूरी, उसको मेजर किया है कि भाई हाँ ये सॉइल जो है वो ठीक ठाक है, मतलब किस क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है, किस टाइप का उसके पास वाटर सिस्टम अवेलेबल है, यानी कि मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, यानी कि सॉरी फॉर एग्जांपल कि मतलब कौन सी यहाँ पे इस एरिया के अंदर मैं क्रॉप बेसिकली उसको कर पाऊंगा अच्छे से, है ना। तो पूरी सारी चीजें जांच पड़ताल वगैरह कर ली सारी चीजों की, तब कर रहा है वो, ठीक है ना। और मतलब उसको क्या जरूरत पड़ेगी, किस टाइप के पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, है ना, उसने उसका भी अरेंजमेंट कर लिया है। तो वो सारी चीजें उसने देख ली है। और वो क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम जो है अपनी सॉइल को लेबोरेटरी में भेजता रहता है। अब क्यों भेजता रहता है लेबोरेटरी के अंदर, मतलब ये पता लगाने के लिए कि भाई जो सॉइल है उसको मतलब केमिकल्स की जरूरत अभी पड़ने वाली है कि नहीं, जो फर्टिलाइजर्स हैं उसकी, है ना। तो बेसिकली वो एकदम साइंटिफिक वे से काम कर रहा है, ना कि ऐसे ही काम कर रहा है ना। मतलब कोई भी हवा में नहीं काम कर रहा है, एक प्रॉपर एजुकेटेड वे में, यानी कि सारी चीज़ें समझदारी के साथ वो स्टेप्स ले रहा है ना। उसके पास एक कंप्यूटर सिस्टम भी है, तो कंप्यूटर सिस्टम उसके जो है सैटेलाइट से अटैच्ड है, तो वो पूरा पिक्चर देख सकता है अपने फार्म की। और वहाँ पे एक ड्रोन टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर सकता है। वहाँ पे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी यानी कि कैसी, मतलब यानी कि जो पेस्टिसाइड्स उसको डालने हैं, है ना, पेस्टिसाइड्स को डालने हैं, यानी पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं कि जो कीड़े वगैरह मार देती है, तो वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल आसानी से कर सकता है उन ड्रोन्स की वजह से, है ना। और वो ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल करता है, ड्रिलिंग मशीन्स का इस्तेमाल करता है, हार्वेस्टर का इस्तेमाल करता है, यानी कि एक अच्छी खासी पूरी प्रॉपर अरेंजमेंट है उसके पास बाकायदा, जिसमें उसमें सारे टूल्स टेक्नोलॉजी, है ना, प्रॉपर उसके पास जो सिस्टम है, अरेंजमेंट है प्रॉपर, एक बहुत ही एक बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा और काफ़ी एडवांस्ड यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर जो फार्मर है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और जो एक अमेरिका के अंदर फार्मर वो किस तरह से काम कर रहा है, और उसके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है इंडिया के अंदर एक फार्मर के पास, और एक अमेरिकन फार्मर के पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है ना। तो इससे हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो यूएसए का जो फार्मर है वो लाइक अ बिजनेसमैन काम कर रहा है ना, लाइक अ बिजनेसमैन। और इंडिया के अंदर जस्ट अ नॉर्मल फार्मर जो कि एक अपनी लाइफ को बस एक स्पैंड कर लेगा, यानी कि थोड़ा पैसा आ जाए बस, खाली खत्म बात, इतने तक सीमित है। तो ये पूरी कहानी हमने देखी इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। ओके,
तो अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ आप नोट्स बना लीजिएगा इस चैप्टर की, जो कि आपके साथ में इतने सारे पॉइंट शेयर किए हैं, जिससे आप प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं। ओके, नाउ सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।